जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्माइल सेट का 17वां पेपर आपका आज बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब अपने बात कर रहे हैं इस पेपर के सॉल्यूशन पर। और अगला अपने अंतिम अध्याय 25वां जो है राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियों का है। स्माइल सेट 18 जो अगले संडे को होगा। और उसके साथ ही 17 जनवरी को जो अपना अंतिम पेपर होने जा रहा है, उसके साथ ही हमारा सभी चैप्टर की टेस्ट की जो हमारी श्रृंखला थी स्माइल सेट के नाम से जो हमने स्टार्ट कर रखी थी, वो पूरी हो जाएगी। और फिर एक नई प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। और ये हमारे जो सिलेबस जो हमारा +2 का हुआ है, ये सिर्फ आरबीएससी को लेकर ही नहीं, इसमें क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी के अगर भूगोल विषय की सिलेबस की बात करूं तो लगभग 80% जो सिलेबस है वो सेम है। तो इसलिए एनसीईआरटी के बच्चों के लिए भी ये उतना ही लाभप्रद है जितना कि आरबीएससी को सिलेबस को लेकर है। तो अब अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और आप अपना टेस्ट रजिस्टर है वो ओपन कर लीजिए। और प्रश्नों के आंसर आपने क्या लिखे हैं, क्या है, उस हिसाब से आपने अब एक टीचर की भूमिका में अपनी कॉपी है वो आपको जांचनी है। आज के इस पेपर में कुल 17 प्रश्न थे। 1 से 14 जो प्रश्न रहे वो 1-1 अंक के, और 15वां प्रश्न है वो 3 अंक का, और 16वां और 17वां प्रश्न जो कि मानचित्र पर आधारित था वो 4-4 अंक का रहा। तो एक एक करके प्रश्न और उनके आंसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला प्रश्न, क्या राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा इसके आंसर में आप क्या लिखोगे। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ विविध खनिजों की प्राप्ति होती है। या यूं लिख दीजिए, विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है। और इसके साथ अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो कि राजस्थान में 67 यानी 44 प्रधान और 23 गौण खनिजों का खनन होता है, या ये यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये भी बात आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। अगर आपने विविध खनिजों की प्राप्ति या विभिन्न खनिजों की प्राप्ति वाली बात लिखी है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है कि टंगस्टन धातु के कोई 2 उपयोग है वो आपको लिखने हैं। तो कोई 2 लिखने हैं। आप जैसे 1 लिख दिया, पहले आप हेडिंग बना दोगे टंगस्टन धातु के उपयोग। पहला है कि बिजली के बल्ब बनाने में, दूसरा इस्पात यानी स्टील को मजबूत बनाने में, इसी प्रकार आप धातुओं को बनाने में, ये चीजें आप उसके अंतर्गत ऐड कर सकते हो भी। हाँ, टंगस्टन धातु है वो किस किस काम में आता है, भी धातुओं को काटने में या सामरिक महत्व के हथियार बनाने में, तो वो उपयोग भी आप लिख सकते हो। कोई भी 2 उपयोग, मैंने आपको 4 मुख्य उपयोग बताए हैं, उनमें से कोई 2 उपयोग अगर आपने लिख दिया है तो आधा प्लस आधा नंबर के हिसाब से 1 नंबर है वो अपने आप को आप यहां दे दीजिए। आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में गोवंश की 4 नस्लों के नाम लिखना है। हमने 9-10 नस्लें पढ़ी है, उनमें से कोई 4 नस्लें आपको लिखनी है। पहले आप हेडिंग बनाओगे, राजस्थान में गोवंश की प्रमुख 4 नस्लें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कांकरेज हो गई, गीर हो गई, राठी हो गई, मेवाती हो गई। इसी प्रकार आप थार पारकर लिख सकते हो, नागौरी लिख सकते हो, मालवी लिख सकते हो, सांचौरी लिख सकते हो, हरियाणवी लिख सकते हो। कोई भी 4 गाय की जो प्रमुख नस्ल है उनमें से आपको लिखना है। और इसमें क्योंकि देसी या विदेशी की बात नहीं की है, अगर विदेशी वाली भी लिख दी है तो वो भी सही मानी जाएगी। हाँ, प्रश्न में अगर देशी और विदेशी नस्ल आ जाए तो पर्टिकुलर फिर उसके हिसाब से ही आपको नंबर देने हैं, यानी कॉपी जांचनी है। तो कोई 4 नस्ल आपको लिखनी है और 1/4 के हिसाब से आपको अंक देने हैं। चारों हैं तो आप 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए। चौथा प्रश्न है कि अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आपके इस अध्याय में 2 का ही उल्लेख है। पहला है जिप्सम और दूसरा है संगमरमर। तो अधात्विक खनिज हेडिंग लगा लीजिए और उसके आगे लिख दीजिए जिप्सम और संगमरमर। 5वां प्रश्न है कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना है वो किस वर्ष हुई? तो 19वीं पशु गणना है वो 2012 में हुई। 1 नंबर आप अपने आप को दीजिए अगर आपने 2012 लिखा है तो।
20वीं जनगणना है, पशुगणना है, वो हो चुकी है, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और आपको मैंने बताया था जनसंख्या की जो गणना है, जनगणना होती है वो 10 साल से होती है, जबकि पशुओं की जो गणना है वो हमारे यहाँ 5 वर्ष से होती है। छठा प्रश्न है कि राजस्थान में तांबा शोधन संयंत्र का नाम लिखना, संयंत्र का नाम लिखना है, तो वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर, तांबे को ही बोलते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कहाँ है, खेतड़ी, झुंझुनू राजस्थान में है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी है, वो आपको लिखना है। और सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लिखा है तो भी आप सही मानिए। अकेला खेतड़ी लिखा है तो मैं चाहूंगा आप 0 नंबर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर उस संयंत्र का नाम पूछा है आपने, ठीक है, तो वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। प्रश्न की भाषा को जरूर अच्छे से समझना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 7वां प्रश्न है कि किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, तो राठी नस्ल है, जिसे राजस्थान की गायों की नस्लों में राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इस प्रकार से ही आंसर आपको लिखना है। आप फिर राठी को अंडरलाइन कर सकते हो। और राठी लिखा है, और सिर्फ राठी लिख दिया है तो ये नहीं है भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ राठी लिख दिया है या सीधा शॉर्ट उत्तर लिख दिया है तब भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन टीचर के ऊपर अपना एक पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए हम उसको भाषा में ही, उसका अच्छी भाषा में आंसर हम देते हैं, ताकि टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट है वो पड़े। 8वां प्रश्न है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की वस्त्र नगरी जो मैनचेस्टर है वो है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का नाम आपको यहां पर लिखना था 8वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न है कि एल्यूमिनियम के मुख्य आयस्क का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम के मुख्य आयस्क का नाम है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क हेडिंग बना के आगे लिख दीजिए बॉक्साइट। 10वां प्रश्न है कि राजस्थान में बंदेज साड़ियों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो बंदेज साड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जोधपुर। हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख प्रश्न है ये, तो बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो है राजस्थान का जोधपुर। 11वां प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया, तो ध्यान दीजिए 1889 में, और कहां पर, ब्यावर। ब्यावर कहां है, अजमेर में। तो राजस्थान के अंतर्गत जो प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना है, जिसका नाम याद होगा आपको, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और यह भी पता होगा सेठ दामोदर दास व्यास ने इसकी स्थापना की थी। तो वो बातें भी पूछी जा सकती है, उसका नाम पूछा जा सकता है, उसकी जो संस्थापक है उसका नाम पूछा जा सकता है। यहां तो उसने डेट पूछी है और जगह पूछी है, तो 1889 और ब्यावर लिखना है। आधे आधे नंबर के हो गए दोनों, 1 नंबर के हिसाब से आपको कॉपी जांचनी है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, आपको अपनी तरफ से इसका आंसर देना है। हालांकि पाठ्यपुस्तक में, अपने नोट्स में, वीडियो में भी इसका जिक्र रहा है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास की क्या संभावना है। तो आपको अच्छे से पता है भी राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो सीमेंट उद्योग के बहुत ही अनुकूल है। तो विकास की संभावना में आप ये चीज मेन है इसकी भी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सीमेंट उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो क्या संभावना है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास की भी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक तकनीक वाली बात इसके अंतर्गत आएगी, और ये चीज लिखी है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो आप अपने आप को 1 नंबर दे दीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि राजस्थान में छोटे सीमेंट कारखानों की अधिक स्थापना के कोई 2 कारण लिखिए। याद कीजिए, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो बात की थी भी राजस्थान में बड़े और मध्यम सीमेंट के कारखानों की जगह जो छोटे सीमेंट के कारखाने हैं वो अधिक स्थापित किए गए हैं, और उसके हमने 3 प्रमुख कारणों पर भी बात की थी। यहां पर कोई 2 पूछे हैं, तो 1 नंबर वाले में पूछ लिया, ये 2 नंबर का प्रश्न भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, और 3 कारण पूछता है तो 3 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 कारण। यहां पर तो अपना आधे आधे नंबर के हिसाब से किया है, तो 1-1 नंबर का भी बनता है, इतनी बात उसमें लिखनी होती है। पहला, एक तो लागत कम आती है, यानी लागत कम आना, और दूसरा है बिजली की खपत का कम होना, और तीसरा है राजस्थान में क्योंकि ये जो सीमेंट में चूने पत्थर का इस्तेमाल होता है, तो आप ये लिख सकते हो भी राजस्थान राज्य में चूने पत्थर के जो भंडार हैं
वो उचित मात्रा में उपलब्ध है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भी छोटे जो सीमेंट के कारखाने हैं वो राजस्थान में अधिक स्थापित है। और 14वां प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया। तो शीशे और जस्ते वाले टॉपिक का प्रश्न है। तो एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र है वो राजस्थान में स्थापित हुआ था 2005 में। और कहां पर स्थापित है? चंदेरिया। और चंदेरिया कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़ और उसमें जगह है चंदेरिया। तो 2005 लिखना है इसके अंदर और जगह का नाम बताना है चंदेरिया। और चंदेरिया नहीं लिखा, अगर चित्तौड़गढ़ लिख दिया है तब भी वो सही माना जाएगा। कोशिश आपको यही करनी है भी। हाँ, अगर हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर मैंने तो केवल राजस्थान लिखा है, ठीक है, राजस्थान भी सही हो जाएगा क्योंकि एशिया की दृष्टि से राजस्थान का प्रश्न पूछा है। लेकिन मैं चाहूंगा आप सही लोकेशन ही लिखे, चंदेरिया, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, तो वो भी ध्यान रखिए, ब्रिटेन ने हमारा सहयोग किया था इसकी स्थापना में। तो एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र है वो 2005 में चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ। तो 2005 चंदेरिया या चित्तौड़गढ़ लिखा है तो आधा प्लस आधा 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए। उसके बाद आता है अपना 15वां प्रश्न है जो कि 3 अंक का है, ऊपर अंक भी दिए हैं इस बार। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु अपने सुझाव देने हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी भूगोल के अंदर आ जाते हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है भी ऐसे प्रश्नों में सुझाव देना है तो आपको अपनी तरफ से देना होता है। ये जरूरी नहीं भी ये चीज पाठ्य पुस्तक में हो। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है और यहां पर मैंने राजस्थान में डेयरी उद्योग विकास हेतु सुझाव 3 नंबर का प्रश्न है तो मैंने 6 पॉइंट यहां पर लिखे हैं। तो मैं चाहता हूं 6 पॉइंटों के हिसाब से ही आप उत्तर लिखें क्योंकि बड़े प्रश्न है। अगर 2 नंबर का होता तो सिर्फ आप 4 पॉइंट लिख देते तब भी सही था। 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको मैं चाहता हूं इस प्रकार से आप 6 पॉइंट बनाकर और एक एक लाइन में अगर इसका आंसर लिखें तो ज्यादा उचित है। अगर लिखा है आपने ये चीजें तो बहुत अच्छी है, नहीं लिखा तो मैं अभी इसका डिटेल पर भी थोड़ी बात यही कर लूंगा। पहले 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं अपने भी, इसमें क्या क्या सुझाव अपने को देना चाहिए था ताकि अपना उत्तर है वो बहुत सुंदर बने। पहला है सहकारी समितियों का निर्माण और विकास करना चाहिए। दूसरा है गरीब परिवार को पूंजी यानी धन उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहिए। शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहिए। डेयरी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और प्रसार करना चाहिए। और छठा है अच्छी नस्ल के पशु है वो विकसित करना चाहिए। आप इस प्रकार लाइनों में आंसर दे सकते थे, सिर्फ 6 लाइन भी आप लिखते तब भी आपको टीचर 3 नंबर है वो दे देंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो आपका ये उत्तर और सुंदर बने आप कर सकते हो भी 6 पॉइंट है ये, तो इन पॉइंटों में एक एक लाइन आप लिख सकते हो। क्योंकि आपको पता है राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, राज्य है। और कृषि के साथ साथ आपको पता है जो पशुपालन है वो मुख्य एक व्यवसाय बन गया है। तो यहाँ जो डेयरी उद्योग का विकास है वो तेजी से हुआ है और भविष्य में भी इस उद्योग के प्रसार की बहुत संभावना रहती है। इसलिए हम सुझाव दे रहे हैं भी और अच्छा कैसे हो सकता है। अब मैं बिंदुवार इसके विस्तृत थोड़े से उत्तर की बात करूं, आप लिखना चाहें तो अपनी नोट्स वाली कॉपी में इसी प्रश्न के आंसर को वहां पर भी लिख लीजिएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला पॉइंट है सहकारी समितियों का निर्माण और विकास करना, ये हेडिंग होगी। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा लिखना चाहिए तो, वरना आप करना चाहिए इस प्रकार से आप इन 6 पॉइंट को लिख दोगे तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उत्तर की सुंदरता बढ़ानी है तो हेडिंग बढ़ाओ इस प्रकार, करना तक अंडरलाइन करो और उसके आगे एक लाइन में इसी बात को थोड़ा सा शब्दों में लिखना होता है ताकि किसी चीज के बारे में बच्चे की समझ क्या रहती है, उसका एक्सप्लेनेशन वो कैसे करता है, ये टीचर को जानकारी होती है और उससे टीचर के ऊपर बहुत ही, जो कॉपी जांचने वाला टीचर है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ता है। तो पहला पॉइंट है सहकारी समितियों का निर्माण और विकास करना। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि डेयरी उद्योग के विकास हेतु सहकारी समितियों के निर्माण और विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सहकारी समितियों के विकास से डेयरी उद्योग का भी विकास होता है। यह हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि गरीब परिवार को पूंजी उपलब्ध करवाना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि डेयरी उद्योग के विकास हेतु गरीब परिवारों को ऋण द्वारा
यानी बैंक से पैसा दिया जाता है, ऋण द्वारा या अन्य साधनों से पूंजी यानी धन है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये हो गया इसका वर्णन। तीसरा है कि गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहिए। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि दूध संग्रहण और वितरण का कार्य है वो आसानी से हो सके। दूध संग्रहण और वितरण का कार्य आसानी से हो सके, ये चीजें इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो। उसके अलावा चौथा है शीत गृहों का निर्माण यानी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि दूध और डेयरी उत्पाद है वो जल्दी खराब होने वाली वस्तु होते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और भंडारण हेतु शीत गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। ये हो गया चौथे का वर्णन। पांचवा है डेयरी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और प्रसार करना। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि दूध से बनने वाले पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, नए उत्पादों पर भी कार्य करना चाहिए और उनके उपभोग को यानी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अंतिम है छठा, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी नस्ल के पशु विकसित करना। इसमें आप लिख सकते हो भी डेयरी उद्योग पशुपालन पर आधारित है, इसलिए हमें अच्छी नस्ल के पशु विकसित करने और उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 6 पॉइंट का वर्णन करके आप लिखोगे तो और अच्छा है। और इस हिसाब से आपने अगर ये 6 पॉइंट लिखे, अगर 3 लिखे हैं तो भी आप यहाँ नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस 15वें प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लें अपनी नोट्स वाली बुक में। इसी प्रश्न को, इनके पॉइंट को और जो मैंने अभी आंसर लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने इनका वर्णन लिखा बताया आपको, वो भी आप थोड़ा सा इसमें नोट कर लें अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पॉज करके लिखोगे, आसानी से लिख लोगे, 1-2 मिनट का टाइम आपको लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो 2 प्रश्न है 16वां और 17वां है, आपको मैंने अपने राजस्थान के मानचित्र का वीडियो देख लिया है भी। राजस्थान के 33 जिले हैं वो किस प्रकार से आपको भरने थे, क्या है, तो आपको क्या करना है उस वीडियो को, अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो आप दोबारा उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। ये बात मैंने वहां पर भी बोली थी। और 4-4-8 डिस्ट्रिक्ट मैंने दोनों प्रश्नों में 16वें और 17वें में मानचित्र पे, तो राजस्थान का एक राजनीतिक मानचित्र लेकर आपको सही लोकेशन है वो भरनी थी भी। 16वें में अलवर, नागौर, हनुमानगढ़ और राजसमंद। अलवर, अगर ये राजस्थान का मैप है, इस साइड में अलवर हो गया। उसके बाद नागौर है वो लगभग अजमेर के पास बीच में है। हनुमानगढ़ इधर वाली साइड में हो गया। राजसमंद है वो अजमेर के नीचे हो गया। तो इस प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही आप उसका नाम है वो लिख सकते हो, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करो उसमें आप घोड़ा लगा के और बाहर लिखना चाहो तो तीर का निशान लगा के आप ये लिख सकते हो कि वो डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इतनी जगह वहां होती है, वहां लिख दीजिए आप। जैसे बीच में नागौर है तो आप उसके अंदर लिख दीजिए भी ये नागौर है। इधर अलवर है तो अलवर वाले में लिख दो भी हाँ ये अलवर है। इधर हनुमानगढ़ है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप लिख दो ये हनुमानगढ़ हो गया। इधर राजसमंद है तो उसके नीचे ये भी हाँ ये राजसमंद है। तो अपने आप आपको चारों चीजों के हिसाब से 1-1 नंबर के रखे हैं मैंने यहाँ। आपके 3 नंबर का राजस्थान का मानचित्र का प्रश्न आता है और 33 के 33 जिले आपको याद रखने हैं। और कल आपका दूसरा वीडियो राजस्थान के मानचित्र का वो भी आप को प्रेषित कर दिया जाएगा। आप अच्छे से उसका भी अभ्यास है वो मानचित्र के ऊपर कर लीजिए। कल राजस्थान मानचित्र का दूसरा वीडियो है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। 17वें प्रश्न में आपको भीलवाड़ा वस्त्र नगरी भरना है, बांसवाड़ा भरना था, पाली भरना है और श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वो भरना था। तो ये तो आपके अभ्यास के लिए है। वैसे मैंने आपको कह दिया आपको 33 के 33 जिलों का अभ्यास करना है और एक प्रश्न इसी चीज का आपको 3 नंबर का मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं और आपके मानचित्र वाले दोनों प्रश्न हैं वो भी सही हुए होंगे। तो अब आप अपने जितने अंक आपके बनते हैं आप अच्छे से थोड़ी सी हार्ड कॉपी चेक करते हुए अपना टोटल लगाकर और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने अंक है वो शेयर करेंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट है वो डाल दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आप इस चैनल से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत जल्द मैं आपसे वीडियो सेशन के माध्यम से आपके सवाल मेरे जवाब को लेकर आऊँगा, जिसमें पूरी बात हम ये करेंगे भी आगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस वो किस प्रकार से लगेगी। हम रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी मैं विचार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी 17 तारीख तक आई थिंक मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो तब तक आप अच्छे से इन चैप्टर्स को एक बार फिर तैयार करते रहिए कंटिन्यू।
जो बच्चे लेट जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए, हम पीछे से अपने रिवाइज भी अब करते रहेंगे, चैप्टर वाइज करते रहेंगे उन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा आपको, प्रैक्टिकल वाले चीज़ को लेकर या सिलेबस में कौन से चैप्टर कम हो गए और हो गए, उसको लेकर कोई संशय है तो आप वीडियो अच्छे से देख लें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पुनः कहूँ, अभी भी कुछ संशय लोगों को है। जैसे एक तो चैप्टर है अपना 5वां प्रवास वाला, हट गया कि नहीं हट गया। बड़े दुख की बात है भी, शायद कुछ बच्चों ने या टीचर्स ने सिलेबस को, क्योंकि बहुत सौ के पास अभी भी बड़े दुख होता है मुझे इस चीज़ को लेकर भी, पुराने वाला सिलेबस का जो सिस्टम था, वो ज्योग्राफी को लेकर बात कर रहा हूँ, वो डाउनलोड कर रखा है। फिर जैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जानकर ये खुशी है भी मैं बच्चों तक ज़्यादा पहुँचाऊँ और टीचर तक कम पहुँचा हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है बहुत से साथी वीडियो को नहीं देख पाते होंगे, उतना टाइम उनके पास नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मैंने कोई किसी का अहित नहीं किया है यहाँ पर, मैं जो भी सही जानकारी है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। 5वां चैप्टर है वो हट गया है, आप पुराने और नए, और कई बच्चे मुझे भेजते हैं सर ये जो पीडीएफ है ये देखिए, नए वाली पीडीएफ में तो ये कहा गया है भी जो संपूर्ण चैप्टर हटे हैं उनके बारे में ही बताया गया है। हाँ भाई बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस पर भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक चीज़ अभी क्लियर करता हूँ मैं भी, जैसे एक तो जो सिलेबस सबसे पहले आया था उसमें ये था अभी, जो आपकी इकाई है प्रवास का संपूर्ण अंश हटा दिया, फिर कहा मानव विकास संपूर्ण अंश हटा दिया। तो आपको ये समझना चाहिए प्रवास और मानव विकास का चैप्टर कौन सा है, 5वां चैप्टर है भी, तो उस 5वें चैप्टर को हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया। नॉलेज के लिए पढ़ो ना, कौन मना करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ भी बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा, और जो टॉपिक आपसे हटा दिए गए हैं अगर उसमें मानचित्र की कोई चीज विशेष है तो वो भी नहीं पूछी जाएगी। जब चैप्टर हट गया तो फिर बच्चे पूछते हैं सर क्या उसमें से मानचित्र आ जाएगा, तो भाई जब हटने का मतलब क्या होता है अभी मुझे तो नहीं समझ में आप क्या कहना चाहते हो। हट गया मतलब हट गया, अब और क्या रह गया जो है ही नहीं अब इस धरती पर। तो 5वां चैप्टर जनसंख्या प्रवास और मानव विकास है, उसको हटा दिया गया है। उसके अलावा धारावी कच्ची बस्ती, उसका संपूर्ण अंश हट गया है, और वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन वाला आंशिक भाग है प्रजाति, ये मैंने सारे वीडियो में ये चीज़ क्लियर की है। उसके बाद जो नया जो अंक विभाजन वाला आया था, जो वेबसाइट पर बोर्ड ने जारी किया था, उसने जहां अंक विभाजन दिया था उसके ऊपर लिख दिया कि परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में निम्न इकाइयां संपूर्ण विलोपित की गई। तो मैं एक बार फिर कह देता हूं, यहाँ पर उसने जो 4 यूनिट लिखी है, 5वां 9वां 10वां और 12वां, उनमें कौन सा चैप्टर क्या है वो मैं सारा क्लियर कर चुका हूं। तो उसने उसमें सिर्फ 4 वो यूनिट बताई है, चैप्टर नहीं। ये चैप्टर यूनिट वाला शायद क्या पता लोग क्यों नहीं समझना चाहते, शायद कंफ्यूजन में ही रहना चाहते हैं। तो जो संपूर्ण यूनिट जो हटाई है उसका उल्लेख किया है, कुछ यूनिट को आंशिक जो हटाया गया है वो पहले ही बता दिया गया था। कुछ साथी ये कहते हैं भी प्रैक्टिकल में आपने जो बताया वो गलत है भी, अब आपको ये ऐसा लगता है तो मैं क्या करूं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल को लेके पुराने वाले पर बात करते हो, जबकि बोर्ड ने बाद में दोबारा जारी कर दिया था। मैं खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस चीज को लेकर अच्छे से बहुत बार मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि राजस्थान से मैं शायद पहला टीचर था। उन्होंने कहा भी था कि आपसे पहले अभी तक किसी ने इसके ऊपर कोई जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं दिया। तो मुझे ये था भी, क्योंकि मैं यूट्यूब से जुड़ गया, आप इतने बच्चों से मैं जुड़ा, तो आपके साथ आपका अहित नहीं हो, इसलिए मैंने इस चीज को बोर्ड के सामने रखा था। और उस चीज को उन्होंने पहले तो माना भी नहीं था, क्या नहीं सर आप ऐसा नहीं हो सकता, वो सर आप प्लीज देखें। और उन्होंने मुझे मेरे पर्सनल नंबर लिए, मोबाइल नंबर लिए, और उन्होंने मुझसे 2 बार संपर्क भी किया और ये बात क्लियर की भी, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मिस्टेक है, ये चीज हमने ये सुधार कर दी है। जब सुधार हुआ तब भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हाँ आप, और जिस दिन जारी हुआ उस दिन, उससे एक दिन पहले भी बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा सर कल जारी हो जाएगा, और जारी हो गया। उसके बाद वीडियो सेशन के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी थी भी, प्रैक्टिकल है वो पहले जो पेपर था वो 12 का 15 का हो गया, क्या हट गया, क्षेत्रीय अध्ययन है वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया, इस बार नहीं करना है। अब फिर भी कोई नहीं समझना चाहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ बोर्ड के साथ मैंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके और उनकी वेबसाइट पर जो उन्होंने पहले वाला सिलेबस का सिस्टम बाद में क्या डाला, उन सब का एनालाइज करके विश्लेषण करके सारी चीज़ और सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई शंका वाली जो उसमें बात ही नहीं है, वही चीज़ आपसे शेयर की है।
तो इसलिए एक बार फिर कहूँ, आप सिलेबस वाला वीडियो देख लें। उसके बाद पहला सिलेबस मतलब जो थ्योरिकल पेपर का जो है 56 नंबर वाले पर भी बुक में कौन से चैप्टर हट गए, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, चैप्टर कौन से हट गए क्या है वो वीडियो। दूसरा वीडियो मैंने अंक विभाजन का बनाया, अभी कौन सा चैप्टर अब कितने नंबर का, यानी कितने चैप्टर का क्या हो गया, जैसे पहला दूसरा चैप्टर 6 नंबर का, तीसरा चौथा 5 नंबर का, वो सारी चीजें क्लियर कर दी। तीसरा मैंने प्रैक्टिकल को लेकर स्पेशली वो चीज बनाई भी, हाँ इसके प्रैक्टिकल वाले में जो अंक विभाजन है वो रियल में क्या है और क्या कुछ आपको करना है। और अब 10 जनवरी है आज, उस अब कभी भी बोर्ड है वो आपका मॉडल पेपर है वो जारी कर देगा, तो उसमें क्या सिस्टम रहेगा और किस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न, जो भी जानकारी बोर्ड हमें उपलब्ध करवाएगा, और जैसे ही आएगा उसके अगले दिन या उसी दिन जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो आपको बना के चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप सब बच्चे, मेरे सारे साथी हैं वो लाभान्वित हो सकें। मेरी बात से किसी को बुरा लगा, कोई दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, मैंने जो फील किया है सिर्फ वो शेयर किया है, क्योंकि आप मेरे अपने हो, और कहते हैं ना अपनों से जब बात की जाती है तो दर्द है वो कम होता है, तो इसलिए बात होनी चाहिए। मेरे मन में जो बात थी वो लिखा, मतलब जो मैंने आपको बताया है भी, हाँ इस प्रकार से ये समस्याएं हैं। तो आप सब बच्चों से निवेदन है कन्फ्यूजन में नहीं रहे, मैंने आपके कहीं भी आपका अहित नहीं किया है, मैं आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए ही आपके साथ जुड़ा हूँ। वरना मुझे अगर कोविड नहीं आता तो मैं आपसे नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था भी मुझे इस तरीके से भी कभी इस डिजिटल प्लेटफार्म पर आना होगा। अब आप जुड़े, इतने हजारों 50,000 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं, इतने ही अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, तो आई थिंक मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो मैं बड़ा ही सोच समझकर और सही बात ही आप तक पहुंचाऊं, इसी उद्देश्य को लेकर आपके सामने उपलब्ध रहा हूं और आगे भी रहूंगा। तो आप सब बच्चों को अगले टेस्ट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अंतिम चैप्टर की भी अच्छे से तैयारी है वो कर लीजिएगा, और आज के इस टेस्ट में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने आए हैं वो ही शेयर कीजिए आप, और अपनी पीठ थपथपाइए भी, आपने पेपर दिया है, आपने टेस्ट दिया, एक टीचर की भूमिका में आपने कॉपी जांची, और जो गलतियां हो गई है उनको आप दोबारा लिख लें, उन प्रश्न और उत्तर को दोबारा उसी नोटबुक में आप लिख लें, ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रहण है वो आपके पास अब होता जा रहा है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय भारत।